चिराग पासवान ने जो अपने फॉर्मूले बनाए हैं इस बार के चुनाव के लिए, उसके लिए उन्होंने, उनकी राज्य कार्यकारिणी ने कल 10 बिंदु पर मुहर लगाई। 100-101 का फॉर्मूला अगर मानते हैं आप तो 42 या 43 सीटें बचती हैं या 41 सीटें बचती हैं। उन सीटों में से आप कैसे चिराग पासवान को भी दे दीजिएगा और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी समझा लीजिएगा। ये बड़ा मुश्किल चीज है। बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है चिराग पासवान। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि उनके स्मार्टनेस का नजारा आप 2021 से देख रहे होंगे। जितने जिला हैं बिहार में उतनी सीटें जरूर चाहिए, चाहे वो ओरिजिनल जिला हो या फिर पॉलिटिकल जिला हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 घंटे से लगातार आप सुन रहे होंगे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब ये बात हर आमो खास के जुबान पर हो गई है और पिछले 24 घंटे में इस पर जब हमने पूरा पड़ताल किया, हमने कई एंगल से इसको जांचने की कोशिश की और हमने जब देखा कि इस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नया एंगल पैदा हो रहा है और इससे बिहार की राजनीति प्रभावित हो रही है, तो हमने भी इसको पूरा दरियाफ्त करने की कोशिश की कि आखिरकार ये बात क्यों कह रहे हैं चिराग पासवान कि उन्हें स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ 2025 का चुनाव लड़ना है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इस कारण को जब हम तलाशने निकले तो फिर आकर के बात वहीं अटक जाती है जहां आकर के सबसे बड़ा मुद्दा 2020 में हल नहीं हुआ था। भीतर की बात में हम आप इसी बात को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और चिराग के फैसले से पिछले 24 घंटे के अंदर में बहुत कुछ बवाल मच गया। खास करके अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार और मोदी दोनों की बेचैनी बढ़ाने वाला ये जो बयान है और उस बयान को भारत लाइव के कैमरे ने रिकॉर्ड भी किया है। इस पूरी कहानी में एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण हो गई है कि चिराग पासवान के पिछले बयान को लेकर के यदि आप उसकी तुलना और उसका समालोचना कीजिए तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि उनकी पार्टी के लोग वही बात कह रहे हैं जो चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले अपनी इच्छा जाहिर की थी। चिराग पासवान ने इच्छा जाहिर किया था और ये इच्छा उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, बल्कि ये इच्छा उनकी वहां से आई है जो उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु से सीखा है। रामविलास पासवान की ये इच्छा थी, वो अंतिम सांस तक बिहार में अपने आप को स्थापित करने के लिए और जो काम वो नहीं कर पाए वो चाहते थे कि वो चिराग पासवान से करवाएं। बीच में ही साथ छूट गया और चिराग पासवान ने वहां से जब उनकी विरासत संभाली तो सबसे पहले उनके सपने की तरफ गए और वहीं उन्होंने 2020 में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो मसौदा बनाया, उस मसौदे पर वो अभी भी तैयार है। कई लोगों ने ये बात कही भी है कि चिराग पासवान ने जैसे ही वो नीतीश कुमार के साथ हुए एनडीए गठबंधन में, वैसे ही अपने उस एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालांकि आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, जिसको लेकर के कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर हो ले और नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर चिराग पासवान को स्थापित कर लिया जाए। हालांकि बिहार में अगर देख लिया जाए तो तेजस्वी यादव के बाद नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में चिराग पासवान बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा कोई नजर नहीं आया अभी तक। हालांकि आप बात कर सकते हैं प्रशांत किशोर की भी, आईपी गुप्ता आए हैं उनकी भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात संतोष सुमन की भी कर सकते हैं और भी कई लोग हैं जो विकल्प बनने की कोशिश में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत विकल्प की अगर बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखिएगा, उसके चश्मे से देखिएगा, तो आपको साफ नजर आएगा कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में चिराग पासवान की पूछ जो है वो बहुत ज्यादा एनडीए गठबंधन में बढ़ गई है। इस बार की परिस्थिति यह है कि न तो नीतीश कुमार और न ही भारतीय जनता पार्टी कोई चिराग पासवान को छोड़ना चाहती है, लेकिन चिराग पासवान है कि वो मान ही नहीं रहे हैं। बच्चे की तरह कभी इधर से पकड़िए तो इधर छटक जाते हैं, इधर पकड़िए तो इधर छटक जाते हैं। चिराग पासवान ने जो अपने फॉर्मूले बनाए हैं इस बार के चुनाव के लिए, उसके लिए उन्होंने, उनकी राज्य कार्यकारिणी ने कल 10 बिंदु पर मुहर लगाई। उनकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हम आए हैं उसमें आपको एक अलग एंगल देने जा रहे हैं और क्यों ये मामला अटका हुआ है, क्यों ये बात स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ने की बात 2025 में चिराग पासवान और उनकी टीम कह रही है। उसके पीछे का सबसे पहला कारण है कि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है और जैसे ही सीट शेयरिंग के समझौते पर बात आती है वहां चिराग पासवान का चेहरा सबसे बड़ा हो जाता है
और दोनों जगह से आकर के अगर कोई भी समझौता करने आइएगा तो वहां मामला फंस जाता है। फॉर्मूला आपके सामने है। इन दोनों ही फॉर्मूले पर नीतीश कुमार भी नहीं मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी मानने के लिए मजबूर नहीं होगी। 100-101 का फॉर्मूला अगर मानते हैं आप तो 42 या 43 सीटें बचती है या 41 सीटें बचती हैं। उन सीटों में से आप कैसे चिराग पासवान को भी दे दीजिएगा और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी समझा लीजिएगा। ये बड़ा मुश्किल चीज है और ऐसे स्थिति में 5 पांडवों का ये जो टुकड़ी है वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें चिराग पासवान अपनी सीटें कम करने के लिए तैयार नहीं है। स्वतंत्र आइडेंटिटी का मतलब ही हो जाता है कि उन्होंने एक दबाव बना दिया है, एक नैतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर दबाव बना दिया है। और चिराग को यह बात पता है, बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है चिराग पासवान। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि उनके स्मार्टनेस का नजारा आप 2021 से देख रहे होंगे। जब उनको कहा जाता था कि वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, तब चिराग पासवान एनडीए को कहते थे कि वो मेरा घर है, मैं एनडीए में हूं और एनडीए के साथ ही आगे लड़ूंगा। कोई कुछ भी कह ले, चिराग पासवान ने अपने आप को नरेंद्र मोदी के हनुमान से अलग नहीं रखा है और चिराग पासवान ने एकमात्र जो शब्द अपने मुंह से यूज किया है वो है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ उनके स्मार्टनेस का एक और नजारा आप देख सकते हैं कि जब 2024 का चुनाव हो रहा था, नीतीश कुमार आ रहे थे तो बेचैनी उनकी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एकदम बिल्कुल अपने आप को कूल काम रखा, कोई भी पैनिक नहीं हुए। भले ही उनको लेकर के जितनी भी बातें कही जा रही हों, लेकिन चिराग पासवान ने न तो कभी ऐसा आचरण किया और न ही किसी तरह से बताया कि वो एनडीए गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं। जिसे जाना है वो जाए, चिराग पासवान जहां है वहीं है। आगे भी चिराग पासवान की यही रणनीति है, लेकिन इस रणनीति के तहत सीट शेयरिंग का समझौता सबसे बड़ा है और इसको लेकर के वो खुल के बोल चुके हैं कि उन्हें जितने जिला है बिहार में उतनी सीटें जरूर चाहिए, चाहे वो ओरिजिनल जिला हो या फिर पॉलिटिकल जिला हो। 40 पॉलिटिकल जिले हैं जिसमें वो सीधे तौर पे कहते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरह से मन में रख दिया है, सामने रख दिया है कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजू तिवारी ने भी बहुत पहले ये बात कही थी, तभी से ये बात चल रहा है। और जब चिराग पासवान ने ये बात कह दिया कि उनकी इच्छा बिहार की राजनीति करने के लिए है, जो रामविलास पासवान का सपना था। 2005 की अगर बात करें तो रामविलास पासवान को एक मौका जरूर मिला था, लेकिन वहां थोड़ी सी चूक हो गई होगी या फिर उन्होंने सोचा होगा कि हमें क्या, एक दलित को बना दो, एक मुस्लिम को बना दो, और यही आकर के मामला फंस गया था। आपको याद होगा कि 2005 में सरकार बनते बनते रह गई थी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। हालांकि बिहार की राजनीति में हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं रामविलास पासवान और बिल्कुल उन्हीं की तरह चिराग पासवान ने अपने आप को उन झंझावातों के बावजूद उस जगह ला करके खड़ा कर दिया है कि बार बार अगर किसी तरफ से घूम करके आइएगा चारों दिशा से तो आपको नीतीश कुमार के बगल में चिराग पासवान ही विकल्प नजर आएंगे, दूसरा कोई नजर दूर तक नहीं आ रहा है। आगे जो भी हो सकता है राजनीति में, अब तो आने के लिए निशांत भी तैयार है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान बहुजन के साथ साथ सर्वजन की बात करते हैं और बहुजन के साथ सर्वजन उनके साथ जुड़े हुए भी हैं। इस बात को लेकर के आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आने वाली बिहार की राजनीति के लिए उन्होंने अपना जो कहा जाता है कि अपनी हिस्सेदारी अपने पक्ष में रख ली है, अब उस पर बाउंड्री करना शुरू कर चुके हैं। बात करें तो पिता के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने अब बिहार में राजनीति करने की प्लानिंग बनाई है। इस प्लानिंग का पहला अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें इस बार के चुनाव में किसी भी तरह का कोई भी समझौता अपनी शर्तों पर वो करने वाले नहीं है। अगर झुकना होगा किसी को तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी और नीतीश कुमार होंगे। किसी भी तरह से वो अपनी शर्तों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है, यानी उस स्वतंत्र पहचान के साथ ही लड़ेंगे। 2020 की भी बात अगर करते हैं आप तो चिराग पासवान ने 140 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, लगभग 140 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव का परिणाम अगर आप सुने तो आपको बार बार हम ये बता रहे हैं और बताने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को भी हम आपके सामने रखेंगे कि कम से कम 9 से 10 ऐसी सीटें हमें नजर आ रही है जहां 1 नंबर से 2 नंबर तक वो रहे थे। जीत हार के आंकड़े की बात हटा दीजिए, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को या फिर भारतीय जनता पार्टी भी कह लीजिए, उसकी जीत के रास्ते में वो आकर के खड़े हो गए
और ये सब जगह नजर आया था। इन सारी बातों को लेकर के आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो कितना ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। चिराग पासवान लगभग 130 के आसपास ऐसी सीटें थी जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा था जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ, जिसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिला था। अपने 18,000 वोट एवरेज लेकर के आए थे और 6% के आसपास उनके वोट बैंक उनके साथ कांस्टेंट रहे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी मजबूत दखलंदाजी बिहार की राजनीति में हो चुकी है और ये बात वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। दूसरा एक पहलू आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान का है क्या बिहार में? न तो उनके पास कोई विधायक है, न उनके पास कुछ ऐसा चीज है, न उनके कोई एमएलसी हैं, तो फिर इतनी ज्यादा उनकी बात क्यों हो रही है? उनकी बात इसलिए हो रही है कि जो उनके पास नहीं है उसकी शुरुआत होने जा रही है और वो शुरुआत पिछले कई चुनावों से हो सकता है कि ये रिजल्ट जो है 2005 के 27 सीटों से बेहतर हो जाए। 2005 में 27 से 29 सीटें जीत करके, एक्यूरेट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 29 सीटें, जहां तक मेरा मानना है कि 29 सीटें जीत करके 2005 में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आई थी। 2000 में उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था और उसके बाद लगातार जब से चिराग पासवान ने अपने हाथ में कमान लिया है तब से प्रगति की तरफ और तेजी से आगे बढ़ रही। जो पिछला ग्राफ था उस ग्राफ से बेहतर प्रदर्शन चिराग पासवान करते जा रहे हैं। 100% का उनका स्ट्राइक रेट अभी भी आपने देखा होगा। और इसके साथ साथ चिराग पासवान फटे में बांस नहीं अड़ा रहे हैं, फटे बांस में अपना टांग अड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने हिस्से की बात कर रहे हैं और दूसरे के लेने देने से उसे कोई मतलब नहीं है। ये तो तब होगा ना जब चुनाव में सीट शेयरिंग का समझौता हो जाएगा और जो उनके गठबंधन में होंगे उनके लिए चुनाव प्रचार, तो वो तो 2024 में वो कर चुके हैं। बिना भेदभाव के किसी के भी चुनाव क्षेत्र में जाने से उन्होंने इनकार नहीं किया और जहां उन्हें गठबंधन के साथियों ने भेजा, जहां उनकी जरूरत महसूस हुई, कई जगहों पे मैं खुद मौजूद था जहां चिराग पासवान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस सीट पे वो जाकर के चुनाव प्रचार जरूर किए। जब ये एनडीए गठबंधन को लगने लगा कि मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में पार्टी पिछड़ रही है, जो अंतिम चरण का चुनाव था लोकसभा का, उस चुनाव में चिराग पासवान ने दिन रात एक कर दिया था। 2-3 जगह उनके चुनावी सभा में मेरा भी टकराव हो गया। जहां हम जाते थे वहां अंतिम दिन हम प्रयास कर रहे थे, मुझे भी अंदाजा लग गया था कि जो रिजल्ट है वो गड़बड़ा रहा है यहां से, और जो अंतिम चरण है 6वां 7वां चरण, उस चरण में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए पिछड़ रही है। वहां चिराग पासवान की जरूरत है और चिराग पासवान वहां मौजूद नजर आए। घुमा फिरा करके आपने देखा कि जो सीटें हारी गई वो अंतिम चरण के जो 7-8 सीटें थी उन्हीं में से हार जीत ज्यादा हुई है। अब इन सारी बातों को अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी समझते हैं, चिराग की उपयोगिता को, और भारतीय जनता पार्टी तो समझ ही रही है। इसके बाद अगर बात करें हम, तो दोनों ही गठबंधन की नजर चिराग पासवान के एक्शन पे है और चिराग पासवान को, ये भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि अगर तेजस्वी यादव के सामने कोई विकल्प है और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में कोई घुस करके सेंधमारी कर सकता है, उनके यूथ कनेक्शन को अगर कोई काट सकता है तो चिराग पासवान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि चिराग पासवान अगर अलग होते हैं तो उनकी दुर्गति क्या होगी। नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि आज से 1 सप्ताह पहले जब वो मीटिंग शुरू किए थे तो सबसे पहली मीटिंग उन्होंने जदयू की थी। जदयू के कोर टीम के लोगों को बुला करके उन्होंने कहा था कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनना है, माहौल हमारे अनुकूल है, 5-5 दल हमारे साथ हैं, बिहार में जो हमने किया है उसकी बात करें। और जब आप खबर देख रहे होंगे उसके कुछ ही घंटों पहले उन्होंने मल्टी स्टोरीज जो पार्किंग का उद्घाटन किया है। रोज नई नई चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, और नहीं तो कैबिनेट की बैठक करके एक दिन पहले ही आपने देखा कि 40-40 एजेंडों पे मुहर लगा रहे हैं। ये क्या है? कहीं ना कहीं ये बात समझ गए हैं नीतीश कुमार कि इस बार चुनाव कुछ अलग होने वाला है। जो चुनाव का टसन होगा उसमें हार जीत का आंकड़ा बहुत ही नॉमिनल होगा, नैरो मार्जिन होगा, माफ कीजिएगा नैरो मार्जिन होगा। और उस मार्जिन को मैचअप करने के लिए चिराग पासवान जैसे नेता का होना जरूरी है, क्योंकि वही विकल्प है प्रशांत किशोर का, वही विकल्प है आईपी गुप्ता का। आईपी गुप्ता और चिराग पासवान के बीच में आपने देखा होगा कि हॉट टॉक होता रहता है। दोनों की राजनीति का एक ही धारा है, दोनों दलित हुआ करते थे। अब आज से 8 महीना 9 महीना पहले आईपी गुप्ता दलित से ईबीसी में आए हैं,
लेकिन उनकी मानसिकता तो वही रही है ना, उसी के लिए वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और अपने समाज को लेकर के वो इस बात का दबाव जब बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान और बाकी के दलित समाज के लोगों की में सेंधमारी होगी। वो तो खुश होंगे कि कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता को हटा दिया गया है तो उनका प्रतिशत बढ़ा, उनके लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें से लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में सीधा सीधा टकराव जो है वो नीतीश कुमार का और चिराग पासवान का हुआ था। इसमें से कई सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका सीधा टकराव हुआ था और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के साथ वीआईपी के साथ भी हुआ था। सभी के साथ जिन सीटों पर टकराव हुआ था तो वीआईपी तो अब है नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावे नए सदस्य के रूप में जो पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा, वो भी इसमें अब सदस्य हैं और दोनों भी सम्मानजनक सीट के लिए अपनी बातें गुहार लगा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कम से कम देखा जाए तो 70 से 80 सीटें 243 में से इन तीनों को चाहिए और बाकी जो बचती है उसमें से कैसे आप दे पाइएगा। यानी कि ये सीट शेयरिंग का समझौता उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो पहली बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की कुछ सीटों का मैं जिक्र करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक नजर आने लगेगा कि चिराग पासवान का हिस्सेदारी तो बनता है, चिराग पासवान उसको छोड़ेंगे नहीं और जहां उनकी स्थिति 2020 में बेहतर थी उन सीटों पर वो अपना जोर आजमाइश करेंगे ही। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेगूसराय की मटिहानी सीट की। ये उनकी जीती हुई सीट थी। राजकुमार सिंह यहां से जीत करके आए थे। राजकुमार सिंह चुनाव जीतने के बाद वो सीधे कूद करके जदयू में चले गए। आज वो सीट जदयू की है, लेकिन क्या चिराग पासवान वो सीट छोड़ेंगे? वो जीती हुई सीट है तो उसको क्यों छोड़ेंगे? बोगो सिंह की बात करें तो नरेंद्र सिंह जो जदयू से चुनाव लड़े थे, उनके रहते हुए जब राजकुमार सिंह को जदयू ने अपने तरफ शामिल करा लिया तो इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने सीधे तौर पे ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस सीट पर विवाद होगा ही होगा और नीतीश कुमार को एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा। राजकुमार सिंह की उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। यानी कि न माया मिलेगी न राम, और इसके लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा। त्याग नीतीश कुमार को भी करना पड़ेगा। एक डेग भी पीछे हटने के लिए इस पर तैयार होंगे नहीं, क्योंकि दो बातें हो जाती हैं। एक तो उनका जीता हुआ उम्मीदवार ये सीट, और दूसरा उस उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया। दोनों खुन्नस निकालना है तो मटिहानी सीट तो नीतीश कुमार को देनी पड़ेगी। यहां आकर के दूसरा सीट शेयरिंग के बाद ये दूसरा ऐसा झमेला है जो निपटाना पड़ेगा मुखिया बनकर के भारतीय जनता पार्टी को। खैर, इसके अलावे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है जिस सीट पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान में सीधा टकराव होगा। इस सीट की चर्चा हम करेंगे, नंबर 2 की सीट है, लेकिन हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, ब्रह्मपुर की। हालांकि जो टकराव हुआ था उसमें हुलास पांडे दूसरे नंबर पर रहे थे और यह सीट अब राष्ट्रीय जनता दल के पास है और इस सीट पर वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, इसलिए यहां कोई झमेला नजर नहीं आता है और इस सीट पर आराम से उनको उम्मीदवारी मिल सकती है। हो सकता है कि हुलास पांडे इस बार फिर से ब्रह्मपुर से चुनावी मैदान में उतरे और ये सीट देने में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत एनडीए गठबंधन के किसी भी घटक दल को नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि इस सीट पर नजर उपेंद्र कुशवाहा की हो सकती है, तो खैर उपेंद्र कुशवाहा से तो आगे समझा जाएगा। लेकिन उससे बात जो चौथी सीट है, उस चौथे सीट की बात करें तो ये दिनारा है। दिनारा के सीट पर आपको याद होगा कि यहां अब ये राजद की जीती हुई सीट है, लेकिन पिछली बार चुनाव में जीतते जीतते रह गए थे चिराग पासवान। ये सीट वो जीत सकते थे। राजेंद्र सिंह जो कि आपको याद होगा झारखंड के प्रभारी रखे थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया और इस सीट शेयरिंग के समझौते में, सोचिएगा बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जब नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रहे थे और सीट शेयरिंग के समझौते में ये सीट राजेंद्र सिंह को न देकर के जयकुमार सिंह जो पुराने जदयू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं, उनको दे दिया गया। और इस खुन्नस में वो पार्टी छोड़ करके, भाजपा छोड़ करके लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए और बेहतरीन मुकाबले के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने 51,000 से अधिक वोट प्राप्त किया, जबकि 59,000 वोट प्राप्त करने वाले विजय मंडल वहां से जीते, जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। यहां
तीसरे नंबर पर आई जदयू और 27,000 वोट काट करके गए। यानी कि ये सीट जो है वो चिराग पासवान का जीता हुआ था। राजेंद्र सिंह उस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निमंत्रण दिया और भारतीय जनता पार्टी का उनका पुराना रिश्ता था, पुराने कैडर थे वो, आरएसएस से उनका पुराना संबंध रहा है, झारखंड के प्रभारी भी हुआ करते थे, बहुत मेहनत उन्होंने किया था, इसलिए उनको माफी मिल गई और वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दिनारा में उनका तैयारी भी शुरू हो चुका है। अब यहां आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव होना है, क्योंकि दूसरे नंबर पर यहां जब चिराग पासवान रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कितना मुश्किल पैदा करेंगे आप समझ सकते हैं। जब नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा होगी तो भारतीय जनता पार्टी से वो समझौता तो करेंगे नहीं। तो इस सीट पर राजेंद्र सिंह के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जयकुमार, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र सिंह और जदयू के जयकुमार सिंह दोनों के लिए एक नया विकल्प लेकर के पहुंच रहे हैं और इसमें और भी कई नाम हैं जो आपको नजर आ जाएगा। सुनने में तो यही आ रहा है कि जगदानंद सिंह के परिवार के एक सदस्य हैं, उन्हीं के परिवार से जिनके पिता कभी विधायक हुआ करते थे, उन्हीं के जगह पर कहा जाता है कि किसी तरह से जगदानंद सिंह ने वो सीट अपने हाथ में कर लिया और वहां से वो चुनाव लड़ते रहे। बाद में सुधाकर सिंह भी को मिला मौका। अब इस सीट पर, दिनारा की सीट पर जगदानंद सिंह के परिवार के उनके भतीजा हैं, वो प्रयास कर रहे हैं और उनका मानना यह है कि उनको किसी भी एनडीए के घटक दल से सीट वो मिल जाए। चिराग पासवान के भी संपर्क में है और भी कई लोगों के संपर्क में है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस सीट पर और भी कई उम्मीदवार हैं जो चिराग पासवान से ये दबाव बनाने की बात कर रहे हैं कि इस सीट पर, दिनारा के सीट पर बेहतर प्रदर्शन हमने किया था, इसलिए यह सीट हमारा होना चाहिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं जगदीशपुर की तरफ। यह सीट जो है सबसे ज्यादा हॉट सीट है। जगदीशपुर पर उपेंद्र कुशवाहा की भी नजर है, कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। यहां पिछली बार चुनाव लड़े थे श्री भगवान कुशवाहा, जो कि अब जनता दल यूनाइटेड में है, कई बार इधर से उधर गए हैं। एमएलसी भी उनको नीतीश कुमार ने बना दिया कुशवाहा को खुश करने के लिए, लेकिन कितना कुशवाहा खुश हैं इनके श्री भगवान कुशवाहा के आने से, ये तो बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरा, जब बात निशांत की चली तो यही श्री भगवान कुशवाहा हैं जिन्होंने क्या क्या कहा था, कहा कि लालू और नीतीश में क्या अंतर रह जाएगा जब निशांत भी आ जाएंगे राजनीति में। तो ये सारी बात कहने के बाद, चिराग पासवान के पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ने के बाद, विद्रोह करने के बाद, अब वो एमएलसी हैं, लेकिन उनकी पहुंच और पकड़ जगदीशपुर क्षेत्र में है। अब जो जगदीशपुर की बात है वहां राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, तो यहां भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं हो सकती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी सीट पर दावा करेंगे और जदयू का भी दावा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी एक नए कैंडिडेट, वहां के डॉक्टर हैं आरा के, उनको लेकर के थोड़ा बहुत तैयारी, जैसा कि भीतर भीतर मिल रहा है, हो रही है और उनकी भी तैयारी है। लेकिन दावा किसका बनता है? तो दूसरे नंबर पर श्री भगवान कुशवाहा लोक जनशक्ति पार्टी से रहे थे, जिनको 44,000 वोट मिला था, उनकी दावेदारी लोक जनशक्ति पार्टी की बनती है। तो यहां भी टकराव की स्थिति है। उसके बाद ओबरा चले जाइए औरंगाबाद, इस सीट पर भी डॉक्टर प्रकाश चंद्र 40,000 वोट लेकर के आए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। ये सीट भी राष्ट्रीय जनता दल के पास है, इसलिए यहां कोई बहुत बड़ा नहीं है। नए कैंडिडेट इस सीट के लिए लोजपा से बड़ी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी भी बहुत मजबूत है, यानी कि ओबरा सीट छोड़ने वाली बात नहीं है। और यहां कोई झमेला भी नहीं होगा, क्योंकि यहां तीसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड रही थी, जिसको मात्र 25,000 वोट मिला था, तीसरे नंबर पर गई थी और दूसरे नंबर के कैंडिडेट से आधा लगभग वोट था, यानी लोक जनशक्ति पार्टी से आधा वोट था। तो इस सीट पर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम कदवा के सीट। ये सीट भी बार बार खोज रही है जदयू की हमारे पाले में जाए, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और यह सीट दूसरे नंबर पर रही थी लोक जनशक्ति पार्टी, इसलिए इस सीट पर भी उसका दावा रहेगा। और साथ ही साथ इस दावे में बहुत ज्यादा विवाद होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। बात कस्बा की करें तो यहां भी कांग्रेस का कब्जा है और यहां से प्रदीप दास 60,000 से अधिक मत लेकर के आए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को यह सीट मिली थी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी लगभग आधे से भी कम वोट लेकर के आई थी, मात्र 23,000 वोट लेकर के आई थी। तो 60,000 दूसरे नंबर पर रहते और 77,000 ला करके आफाक अहमद यहां से चुनाव जीते थे। तो आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि यहां भी टकराव की स्थिति जरूर थी, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम पार्टी इस पर ज्यादा विद्रोह नहीं करेगा, क्योंकि
उतनी दूर जाकर के इस परिस्थिति में वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होगा। रुपौली की बात करें तो ये सबसे मजेदार है। ये भी वो सीट था जिस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने और उनके कैंडिडेट ने बेहतर प्रदर्शन किया था। परिस्थितियां उनके बस में नहीं थी, इसके कारण इस सीट पर उनकी हार हुई। 2020 की बात करें तो यहां से बीमा भारती जीत करके आई थी, जिनको 64,000 के आसपास वोट मिला था। और दूसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर सिंह थे, जो अब वहां के विधायक हैं। आप समझ सकते हैं, निर्दलीय रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा। चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा थी और शंकर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी को टिकट नहीं दे सकती थी, सिंबल नहीं दे सकती थी, क्योंकि यहाँ जदयू का सिटिंग सीट था। तो ऐसी स्थिति में शंकर सिंह को यह फैसला लेना पड़ा कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। और यहाँ से विजय मंडल को, माफ कीजिएगा, यहाँ से केदार मंडल को यहाँ जदयू ने उतारा था। बुरी तरह से वो परास्त हो गए। और बुरी तरह से क्या, परास्त होने के साथ साथ आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर बीमा भारती, जो वहां 2020 में जीत करके आई थी जदयू से, वो राष्ट्रीय जनता दल में चली गई थी। लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था पूर्णिया का, आपको याद भी होगा। और उनको फिर से रुपौली का सीट उनको दिया गया, चुनाव लड़ी उपचुनाव में और बुरी तरह से हार गई, तीसरे नंबर पर चली गई। आधा से भी कम उनको वोट आया। शंकर सिंह जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से 2020 में लड़े थे, वो 68,000 वोट ला करके, जो वोट 2020 में बीमा भारती को आया था उससे भी अधिक वोट ला करके निर्दलीय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत करके भी आए। अब इनकी खींचतान जो है जदयू की तरफ हो रही है, लेकिन इनका सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से है। इस सीट पर भी दावेदारी रुपौली पर कहीं ना कहीं डाल सकते हैं चिराग पासवान, और यहां भी एक विवाद का कारण जरूर बनेगा। अब देखना होगा कि शंकर सिंह क्या फैसला लेते हैं, किस खेमे में जाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनके जीतते ही जदयू के लोगों ने उन पर डोरा डाला था, कई राजपूत नेता उनको अपने पास लेकर के गए थे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण था राघोपुर का सीट। राघोपुर के सीट पर भारतीय जनता पार्टी बनाम तेजस्वी यादव लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां अपने उम्मीदवार उतारे थे। राकेश रोशन यहां से चुनाव लड़े थे और राकेश रोशन वही राकेश रोशन है जो आप तिरहुत का चुनाव उनको लड़ते हुए देखे थे। अच्छा खासा वोट लेकर के आए थे और ये सीट भी है। इसके अलावे अलौली की सीट पर भी नजर है। अलौली की सीट हर हाल में चाहिए। अलौली पर पूरा विवाद मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि अलौली से अपने पुत्र को लड़ाने के लिए, मुस्कान को लड़ाने के लिए पशुपति कुमार पारस तैयार हैं। हालांकि अभी भी उनको मौका नहीं मिला है। यहाँ से यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से जीती हुई है और कौन सदा है वो वहाँ से हैं, पूरा नाम याद में मुझे नहीं आ रहा, वो वहाँ से अलौली से अभी वर्तमान में विधायक हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने एक सम्मेलन भी किया था और काफी खुश नजर आ रहे थे। इस बीच में जब पशुपति कुमार पारस को एंट्री नहीं मिली महागठबंधन में, तब भी इंतजार जरूर हो रहा है। और देखिएगा आपके मुस्कान जो है, उनका निक नेम है मुस्कान, घूम भी रहे हैं और राजनीति में उनकी प्रवेश की पूरी तैयारी कर ली गई। इसके अलावा पटना का जो 7 को विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र जो है वो चिराग पासवान अपने पास रखना चाहेंगे। इसके अलावा वैशाली, हाजीपुर तो है ही। इसके अलावा आपको बता दें कि समस्तीपुर में भी उन्हें सीट चाहिए, क्योंकि वहां उनके सांसद हैं। तो उस क्षेत्र में भी उन्हें कम से कम 1 से 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसके अलावा जमुई की बात करें, वहां से भी उन्हें चुनाव लड़ना है। बिहार के अलग अलग जिलों में चिराग पासवान को चुनाव लड़ना है और इसके लिए उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जैसे उन्होंने मंशा जाहिर किया, ये भी बात अब सामने आने लगी है कि वो इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जिस तरह से प्रशांत किशोर पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बात कही है कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो नहीं है, उनकी पार्टी से कोई दूसरा बनेगा, दलित बन सकता है, दलित को मौका देंगे। तो दलित को मौका देंगे तो दलित में अब चिराग पासवान से ज्यादा मजबूत कौन हो सकता है? कहानी में बहुत ट्विस्ट अभी आना बाकी है। भीतर की बात से निकाल करके हमने आपको बात रख दी। कल पूरे दिन चिराग चर्चा में थे, आज भी चर्चा में रहेंगे और आगे भी चर्चा में रहेंगे। लेकिन इस चर्चा के पीछे जो ये भीतर की बात है कि आखिर क्यों चर्चा में है, कहां जाकर के पेंच फंसा है और क्यों उन्होंने गठबंधन में रहते हुए कहा है कि वो स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ 2025 लड़ना चाहते हैं, इसकी रणनीति, इसके पीछे का कारण
और इस शब्द के चयन के पीछे की हकीकत और इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत मेहनत करके ये सब चीजें निकाल करके लाए हैं और भीतर से निकाल करके लाए हैं, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि आज आपको नहीं समझ में आए, लेकिन 4-4.5 महीना चुनाव में है ना, देखिएगा, लिख लीजिएगा, गिरह पार लीजिएगा, और नहीं तो कलम निकालिए और कागज है ना तो उसमें लिख लीजिए कि ये जो हम आपको बताए हैं कि ये 10-12 सीटें, इन सीटों पे विवाद होगा और यही विवाद एक बड़ा रूप ले सकता है। आप जानते हैं छोटा घाव होता है, उसको खोदिएगा ना तो नासूर हो जाता है, और वहीं जाकर के कभी कभी आप देखते होइएगा कि अंग भी कटवाना पड़ता है। खैर, हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि चिराग पासवान के फैसले के बाद बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आया है, और ये भूचाल अभी भले ही ऊपर ऊपर नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खेमे में हलचल बढ़ गई है। क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। हमारा इसी तरह से विश्लेषण जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।